हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 13 नवंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पर एनएसए अजित डोभाल सर ने कौन सी बातें बोली हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने ये बोला है कि पहले जैसे मिलिटेरियल वॉरफेयर होती थी, तो आज जो सिचुएशन है उसमें मिलिटेरियल वॉरफेयर कोई भी कंट्री नहीं करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर सारे कंट्रीज़ को पता है कि अगर हम मिलिटेरियल वॉरफेयर में इंगेज होंगे तो हमारी इकॉनमी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो यहाँ पर जो कंट्रीज़ है वो क्या कराने की कोशिश करती हैं दूसरे कंट्रीज़ में, सिविल वॉरफेयर। यहाँ पर सिविल सोसाइटी को सबवर्ट करने की कोशिश की जाएगी, यहाँ पर लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की जाएगी। तो इट इज़ द सिविल सोसाइटी दैट कैन बी सबवर्टेड, सबॉर्न, दैट कैन बी डिवाइडेड, दैट कैन बी मैनिपुलेटेड टू हर्ट द इंटरेस्ट ऑफ ए नेशन। यहाँ पर सेकंड बात ये बोली गई है, जो लॉज है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि लॉज कितने अच्छे बने, वो इस बात पर डिपेंड करते कि उनकी इंप्लीमेंटेशन कैसी है। तो लॉज आर नॉट एज गुड एज दे आर मेड, लॉज आर एज गुड एज दे आर इम्प्लीमेंटेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द सर्विस दैट पीपल आर एबल टू गेट आउट ऑफ इट। तो आई थिंक आपको समझ आ गया हो कि यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी उसको सबवर्ट करने की कोशिश की जाएगी बाय द अदर नेशन स्टेट। एंड द सेकंड थिंग इज, जो लॉज है वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उनकी इंप्लीमेंटेशन कैसी है। तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। सेकंड जो न्यूज़ है, यहाँ पर विल फेवरेबली कंसिडर पाक ऑन वीट फ्रॉम इंडिया टू काबुल। तो यहाँ पर हम अफगानिस्तान को वीट पहुँचाना चाहते थे, लेकिन जो पाकिस्तान है वो अपने लैंड रूट की परमिशन नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से ये जो कंसाइनमेंट था ये अफगानिस्तान तक नहीं पहुँच पा रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान ने तालिबान की डेलीगेशन को बोला है कि वो इस बात को कंसिडर करेगा। तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फ्राइडे टोल्ड द तालिबान डेलीगेशन इन इस्लामाबाद दैट हिज कंट्री वुड फेवरेबली कंसिडर अ रिक्वेस्ट बाय अफगान ब्रदर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वीट फ्रॉम इंडिया वाया पाकिस्तान ऑन एक्सेप्शनल बेसिस। अब यहाँ पर जो थर्ड न्यूज़ है, यहाँ पर क्रिप्टो को लेकर बात चल रही है कि क्रिप्टो को कैसे रेगुलेट किया जाना चाहिए। तो एक फेवरेबल डेफिनेशन हो सकती है अभी क्लियर नहीं है कि क्रिप्टो को एक एसेट क्लास डिक्लेयर कर देना चाहिए, ना कि एक लीगल टेंडर। यहाँ पर जो आरबीआई है वो वैसे भी अगेंस्ट था कि यहाँ पर क्रिप्टो को जो है लीगल टेंडर नहीं डिक्लेयर किया जाना चाहिए। तो वाई द आरबीआई हैज़ रिपीटेडली वॉइस्ड कंसर्न्स अबाउट क्रिप्टो करेंसी बीइंग एक्सेप्टेड एज लीगल टेंडर और एट पार विद कैश। तो यहाँ पर आरबीआई ने लगातार कंसर्न्स जताए हैं कि क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पर लीगल टेंडर या कैश के इक्वल नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर सेबी का एक पॉइंट ये है कि यहाँ पर क्रिप्टोज को आप एसेट्स मत डिक्लेयर करो। तो द लेटर हैज़ फ्लैग दैट इट हैज़ नो कंट्रोल ओवर द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ क्रिप्टोज। यहाँ पर जो सेबी है वो क्रिप्टो के केस में काउंटर पार्टी गारंटी नहीं दे सकता। इसीलिए यहाँ पर सेबी का ये कहना है कि जो सेबी है, भले ही आपने इसको फाइनेंशियल एसेट अगर घोषित कर भी दिया तो सेबी इसको रेगुलेट नहीं कर पाएगा। आरबीआई प्रोसेस में है कि आरबीआई अपनी एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यहाँ पर लॉन्च करेगी, जल्द से जल्द एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेगी। बाकी कोई लॉ तो है नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का ये कहना है कि अगर किसी को क्रिप्टो करेंसी से बहुत ज़्यादा फायदा होता है तो यहाँ पर हमें टैक्स डिमांड करना चाहिए। तो इन द एब्सेंस ऑफ ए लॉ, द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज ऑफ द व्यू दैट क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स शुड पे टैक्स ऑन गेन्स एंड इनकम ऑन ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर उनको टैक्स पे करना चाहिए। अब एक बिल की बात की गई थी 2021 में, एक बिल था द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, जिसमें ये बात की गई थी कि सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाएगा और यहाँ पर सिर्फ एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी होगी जो कि यहाँ पर आरबीआई लॉन्च करेगा। लेकिन अब इसमें जो ये वाला प्रोविजन था कि सारी ही प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाएगा, प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, अब उसके बारे में भी और सोचा जा रहा है कि सारी यहाँ पर जो है इनको सबको प्रोहिबिट ना किया जाए, बल्कि इनको रेगुलेट करने की कोशिश की जाए। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर ये भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब यहाँ पर ट्राइबल डे सेलिब्रेशंस हो रहा है, तो कब ट्राइबल डे सेलिब्रेट किया जाएगा? तो नवंबर 15। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लीड द सेलिब्रेशंस ऑफ द फर्स्ट एवर जनजातीय गौरव दिवस ऑन नवंबर 15। अब नवंबर 15 जो है उस दिन बिरसा मुंडा जी का बर्थडे भी है, तो विल वर्चुअली लॉन्च द बिरसा मुंडा फ्रीडम फाइटर म्यूजियम एट रांची। तो यहाँ पर हम बिरसा मुंडा के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा वॉज ऑब्जर्व ऑन नवंबर 15। इसके अलावा जब झारखंड स्टेट यहाँ पर बना था तो वो भी उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ही बना था। तो इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज इम्पैक्ट ऑन द नेशनल मूवमेंट द स्टेट ऑफ झारखंड वॉज क्रिएटेड ऑन इट्स बर्थ एनिवर्सरी इन 2000। तो बिरसा मुंडा एक फोक हीरो थे, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे जो कि मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे। इसके अलावा उनको धरती अब्बा के नाम से भी जाना जाता है और द अर्थ फादर। एक बिरसैत क्या होता है? तो बिरसा वांटेड टू रिफॉर्म द ट्राइबल सोसाइटी। तो यहाँ पर जो बिरसा मुंडा थे वो ट्राइबल सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे कि ये जो ट्राइबल सोसाइटी का बिलीफ है विच क्राफ्ट में, वो सब खत्म हो जाए। इसके अलावा जो ट्राइबल सोसाइटी वो प्रेयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, अल्कोहल जैसी चीज़ों से दूर रहे, गॉड में अपना फेथ रखे, एक कोड ऑफ कंडक्ट वो यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाए। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करता था, तो इसी से बन गया एक फेथ ऑफ बिरसैत।
जो बिरसा थे इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसको उलगुलन या ग्रेट टमल्ट के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने जो भी ट्राइबल्स के अगेंस्ट यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था बाय द ब्रिटिशर्स, उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई। और उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया था, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में। और इस एक्ट के द्वारा यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि कोई भी लैंड यहाँ पर ट्राइबल से नॉन ट्राइबल को पास ऑन नहीं किया जाएगा। तो आई थिंक आपको बिरसा मुंडा के बारे में सारे फैक्ट्स पता चल गए कि नवंबर 15 इसी दिन यहाँ पर ट्राइबल डे सेलिब्रेट किया जाता है। इनकी ही जन्मदिन की स्टेट ऑफ झारखंड जो क्रिएट हुआ था वो इनकी ही बर्थ एनिवर्सरी पे क्रिएट हुआ था। बिरसा मुंडा एक फोक हीरो हैं जो कि मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे। इसके अलावा इनको धरती अब्बा के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने एक फेथ बनाया जिसको बिरसैत बोलते थे। उस बिरसैत फेथ में क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती थी, पहला ये कि यहाँ पर विच क्राफ्ट से जो भी बिलीफ्स हैं उनको ख़त्म करना है। इसके अलावा जो प्रेयर है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, अल्कोहल जैसी चीज़ों से दूर रहना है, भगवान पर भरोसा रखना है और एक कोड ऑफ कंडक्ट को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया था उलगुलन, ये प्रीलिम्स में भी आ चुका उलगुलन के बारे में। तो बिरसा स्टार्टेड अ मूवमेंट कॉल्ड उलगुलन और द ग्रेट टमल्ट, और उसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास हुआ था 1908 में। और इस एक्ट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि कोई भी लैंड यहाँ पर ट्राइबल से नॉन ट्राइबल को पास ऑन नहीं किया जाएगा। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर कैग ने फ्लैग किए हैं कि ऑफ बजट बोरोइंग्स यहाँ पर केरला गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कर रही है और जिसकी वजह से डेट ट्रैप हो सकता है। तो द कैग ऑफ इंडिया हैज़ टेकन स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू केरला गवर्नमेंट्स प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग ऑफ बजट बोरोइंग। तो यहाँ पर जो केरला गवर्नमेंट है वो ऑफ बजट बोरोइंग कर रही है और यहाँ पर जो ऑफ बजट बोरोइंग है वो बजट में भी नहीं दिखती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैप हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी की कमी दिख रही है। तो ऑफ बजट बोरोइंग क्या होती है बेसिकली, जैसे यहाँ पर जो केरला गवर्नमेंट है वो अपने नाम पर यहाँ पर उधार नहीं ले रही है, वो किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन के नाम पर यहाँ पर उधार ले रही है और जिसकी वजह से उसे बजट में ये अपना शो भी नहीं करना पड़ रहा है कि वो बोरोइंग ले रही है। तो यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है वो पूरी तरीके से अनजान है कि यहाँ पर ऐसे बोरोइंग की जा रही बाय द केरला गवर्नमेंट। तो द कैग ऑफ इंडिया हैज़ टेकन स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू केरला गवर्नमेंट्स प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग ऑफ बजट बोरोइंग्स। तो यहाँ पर जो ऑफ बोरोइंग बजट बोरोइंग है जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है, आगे डेट ट्रैप हो सकता है। तो रिजॉर्ट्स टू एन ऑफ बजट रूट टू फाइनेंस इट्स वेलफेयर स्कीम्स। तो यहाँ पर जो केरला गवर्नमेंट है वो ऑफ बजट बोरोइंग कर रही है अपनी वेलफेयर स्कीम्स को फाइनेंस करने के लिए और इसकी वजह से जो स्टेट की लाइबिलिटीज़ हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और यहाँ पर एक डेट ट्रैप जैसी सिचुएशन आ सकती है। तो क्रिएटिंग सच लाइबिलिटीज़, अब यहाँ पर ऐसी लाइबिलिटीज़ क्रिएट तो हो रही हैं क्योंकि वो बजट में तो दिख नहीं रही हैं क्योंकि ऑफ बजट बोरोइंग है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो फॉर्मली अपने नाम के ऊपर लोन नहीं ले रही है, वो किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा लोन ले रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये हमें बजट में नहीं दिख रहा है। तो रेजेस क्वेश्चंस बोथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या कैग ने ये पाया कि यहाँ पर जो केरला गवर्नमेंट है उसने KSSPL नाम की एक सेपरेट एंटिटी बना दी है और ये जो KSSPL है ये लोन ले रही है, ये बोरोइंग कर रही है, इसीलिए ये फॉर्मली जो है ये लाइबिलिटी स्टेट की नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली तो ये लाइबिलिटी स्टेट की ही होने वाली है। तो KSSPL बीइंग अ सेपरेट एंटिटी आर नॉट द लाइबिलिटीज ऑफ द स्टेट इज़ नॉट टेनेबल। तो भले ये इस कंपनी की लाइबिलिटी लेकिन अल्टीमेटली तो ये स्टेट की ही लाइबिलिटी है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नाम पर बहुत गलत सम्मन्स ऐसे पहुंचाए जाते थे कि आपके नाम पर यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का यहाँ पर सम्मन आया, लेकिन वो सब झूठे होते थे। तो उसको देखने के लिए कि कौन से फेक सम्मन्स है तो उसके लिए यहाँ पर एक सिस्टम लेकर आ रहे हैं। तो विद मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ फेक सम्मन्स बीइंग इशूड इन द नेम ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कमिंग इनटू लाइट, जो एजेंसी ने एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है QR कोड की, QR कोड से आप वेरीफाई कर सकते हो ये सही सम्मन है या नहीं है। और इसके अलावा उसके ऊपर इशूइंग ऑफिसर का एक नंबर कोड भी होगा, तो विल ऑल्सो बेयर द नंबर ऑफ द इशूइंग ऑफिसर विद होम इट कैन बी वेरीफाइड। तो यहाँ पर एक नंबर भी होगा, QR कोड भी होगा, ताकि यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का अगर सही में सम्मन हो तो हो, अगर फेक सम्मन हो तो जल्द से जल्द यहाँ पर पता कर लिया जाए कि फेक सम्मन है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर शक्ति एक्सरसाइज हो रही है। तो द आर्मी इन अ स्टेटमेंट ऑन फ्राइडे सेड शक्ति 2021 द 6th एडिशन ऑफ द बाइनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है किस किस के बीच में हो रही है, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में हो रही है। तो ये कहाँ पर होगी, तो फ्रेजस फ्रांस में होगी। तो November 15 to November 26 इन द फ्रेजस फ्रांस। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर जो COP26 चल रही है यहाँ पर उसमें कोई भी डिसीजन ऐसा खास निकल नहीं रहा है। तो सेवरल इश्यूज दैट वर सपोज टू बी रैप्ड अप इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू फाइनेंस, तो फाइनेंस से रिलेटेड इशू का भी कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला। इसके अलावा न्यू कार्बन मार्केट का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला कि इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2100 तक जो टेम्परेचर वो 2.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा, जहाँ पर बात की जा रही थी कि 1.5 डिग्री तक यहाँ पर रखने की कोशिश करनी है। इन्होंने एक कंसेंसस साइन किया है जिसमें ये बात तो की गई है कि फॉसिल फ्यूल का जो फेज़ आउट है वो करना ज़रूरी है। तो बस अभी इसी बात पर एक कंसेंसस हुआ है कि फॉसिल फ्यूल जो है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। बाकी बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया गया था COP26 से, लेकिन जो नेचर ऑफ नेगोशिएशन होता है यहाँ पर
वो बेसिकली इस बात पर डिपेंड होता है कि यहाँ पर जो सारे कंट्रीज़ हैं उनमें कंसेंसस बैठे, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि सारे कंट्रीज़ में कंसेंसस बैठे, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी नेगोशिएशंस जो हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। आगे हम चलते हैं द लोकल नेटवर्क। तो ये फेसबुक के ऊपर आर्टिकल है जो फेसबुक के इंटरनल मेमोज जो कि लीक किया गया था बाय द विसल ब्लोअर फ्रांसिस हेगन। तो यहाँ पर बहुत बातें पता चली कि मिस इन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच बहुत ज़्यादा फैला होता है। उसके बाद भी यहाँ पर जो फेसबुक है वो प्रॉफिट्स को अपनी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस देता है, ना कि वो रिस्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि यहाँ पर फेसबुक पे हेट स्पीच और प्रोपेगेंडा की वजह से यहाँ पर सोशल वायलेंस हो सकता है। तो फेसबुक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फेसबुक को सिर्फ अपने प्रॉफिट से फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा जो फेसबुक है वो डेवलपिंग मार्केट्स और डेवलप्ड मार्केट्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है। वो ज़्यादातर अपना जो बजट है वो यूएस जैसे कंट्रीज़ के लिए रखता है, ना कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए रखता है। दूसरी बात ये, जो फेसबुक है उसके ऊपर लगातार हेट फील्ड और पोलराइजेशन कंटेंट बढ़ता रहा। 2018 से लेकर 2020 तक हमें ये बात पता चली कि फेसबुक के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थे वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में यहाँ पर कंटेंट को फ्लैग कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो यहाँ पर जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे। तो दीज कंसर्न्स वर ब्रश्ड असाइड बाय द कंपनी, लेकिन फेसबुक ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमने ह्यूमन डिप्लॉयमेंट कर दिया था यहाँ पर लैंग्वेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर किसी वर्नाकुलर लैंग्वेज में कोई कॉन्टेंट है, हेट स्पीच या प्रोपेगेंडा है, तो उसको यहाँ पर जो ह्यूमन डिप्लॉयमेंट है वो इसको फ्लैग कर देगा। लेकिन उसके बाद ये भी नहीं देखा गया। सबसे ज़्यादा बैफलिंग ये है कि फेसबुक के पास सिर्फ 4 ही हेट स्पीच क्लासीफायर्स हैं, हिंदी, बंगाली, उर्दू, तमिल। इंडिया में जहाँ पर 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है वहाँ पर फेसबुक के पास सिर्फ 4 में ही क्लासीफायर्स हैं। वाइल द कंपनी हैज़ ह्यूमन मॉडरेटर्स, अब कंपनी का ये कहना है कि उसके पास ह्यूमन मॉडरेटर्स हैं कि इसके अलावा कोई और लैंग्वेज है उसमें कंटेंट को फ्लैग करने के लिए। लेकिन फेसबुक ने 2012 में जब यहाँ पर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में यहाँ पर फेसबुक को इंट्रोड्यूस किया, तो फेसबुक स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द इंडियन लैंग्वेज मार्केट इन 2012 व्हेन इट लॉन्च्ड इन 8 इंडियन लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर फेसबुक 8 और इंडियन लैंग्वेजेस में जब यहाँ पर फेसबुक ने खुद को लॉन्च किया, तो फेसबुक को उसके लिए बेसिकली यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ट्रेन करने की ज़रूरत थी, साथ ही यहाँ पर और भी लैंग्वेजेस के लिए ह्यूमन डिप्लॉयमेंट करने की ज़रूरत थी। तो अगर आप अपना ऐप और लैंग्वेजेस में यहाँ पर लॉन्च कर रहे हो तो उसके लिए आपको बाकी कंसर्न्स भी तो देखने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादातर यहाँ पर वर्नाकुलर कंटेंट को यूज़ करती हैं। इसके अलावा जो फेसबुक के रेवेन्यू है वो इंडियन मार्केट से अभी भी कम है अगर कंपेयर किया जाए यहाँ पर यूरोपियन मार्केट और वेस्टर्न मार्केट से। इसके अलावा यहाँ पर जो फेसबुक है, अगर वो किसी भी सोसाइटी में ज़्यादा, फॉर एग्जांपल वो इंडिया में आ रहा है, तो उसको इंडिया के लोकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है। दे शुड साइमल्टेनियसली बी गाइडेड बाय सोशल वैल्यूज़ एंड इन्वेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटीज़। तो यहाँ पर जो फेसबुक है उसको उन सोसाइटीज़ को जानने की ज़रूरत है जहाँ पर वो ऑपरेट करना चाह रहा है। इनफैक्ट दे शुड नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट इन अ मार्केट। इसके अलावा उनको ऐसी मार्केट में अलाउ करना ही नहीं देना चाहिए जहाँ पर उन्होंने पहले उसके कल्चरल फैक्टर्स नहीं समझे, उन्होंने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा। तो इंडिया का जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो वेस्टर्न और यूरोपियन मार्केट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो यहाँ पर फेसबुक को अपना ऐप लॉन्च करने से पहले इंडिया की कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब पिछले कुछ टाइम से हमने देखा कि इंटरनेट का वर्नाकुलराइजेशन हुआ है। इसका मतलब ये जो इंटरनेट है वो लोकल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हुआ है। तो इंटरनेट वर्नाकुलराइजेशन रिवॉल्व्स अराउंड द ट्विन एस्पेक्ट। तो इसकी वजह से मासिफिकेशन हो गया मीडियम का। आपको यहाँ पर इंटरनेट पर हर कोई देखेगा, कोई भी देखेगा, मतलब जिसको इंग्लिश आती हो, नहीं आती हो, वर्नाकुलर लैंग्वेज आती हो, वो यहाँ पर हर कोई देखेगा। तो ये पॉजिटिव लग रहा है कि हमें ये लग रहा है कि मासिफिकेशन हो रहा है यहाँ पर इंटरनेट का। लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी है। अब इसकी डार्क साइड क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो डाउन साइड ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंटरनेट वर्नाकुलराइजेशन एंड द यूज ऑफ डिजिटल नेटवर्क्स बाय पॉलिटिकल एलीट्स। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल एलीट्स हैं वो बेसिकली वर्नाकुलर लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोपेगेंडा को सर्व करने के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट और एजेंडा को सर्व करने के लिए। यहाँ पर जो पॉलिटिकल एलीट्स हैं वो लोकल लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से यहाँ पर मासिफिकेशन तो हुआ है मीडिया का, लेकिन उसके बाद यहाँ पर वर्नाकुलराइजेशन की वजह से जो प्रोपेगेंडा वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए यहाँ पर ज़रूरत है कि फैक्ट चेकर्स होने चाहिए, एडवोकेसी ग्रुप्स होने चाहिए, जो कि इंडिया में हैं कुछ फैक्ट चेकर्स एडवोकेसी ग्रुप्स। लेकिन फेसबुक के आगे आके खुद स्टेप लेने की ज़रूरत है, यहाँ पर ह्यूमन डिप्लॉयमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर कोई भी ऐसा कॉन्टेंट हो तो उसको प्रोएक्टिव बेसिस पर फ्लैग किया जाए और हटाया जाए। जो AI बेस्ड एल्गोरिथम्स है वो जल्द से जल्द यहाँ पर हार्मफुल कॉन्टेंट जो है उसको यहाँ पर डिटेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो AI है वो इंडियन लैंग्वेजेस को यहाँ पर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो फेसबुक को यहाँ पर ह्यूमन मॉडरेटर्स को डायरेक्टली हायर करना चाहिए, ना कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो यहाँ पर जो भी आप ह्यूमन डिप्लॉयमेंट करो तो उनको भी आप डायरेक्टली यहाँ पर हायर करो, ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी रहे। बाकी ये जो आर्टिकल है ये तो यहाँ पर शशि थरूर ने LK आडवाणी जी को विश किया था, फिर बाकी यहाँ पर कंगना रनौत ने कुछ बातें बोल दी, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में हम सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। जो रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर दिल्ली में, जिसमें सारे NSA आए थे, लेकिन चाइना और पाकिस्तान के NSA नहीं आए, तो उसके बारे में हमने सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर कैपिटल अगेंस्ट कास्ट, तो इस आर्टिकल में ये बात बोली गई कि 70 साल हो गए, इतनी इंफॉर्मेटिव पॉलिसीज़ हैं, उसके बाद भी यहाँ पर हम देख रहे हैं
जो सोशल और कल्चरल कैपिटल का जो वॉइड है वो फुलफिल क्यों नहीं हो पाया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की बात की जाती है कि इक्वालिटी की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो लोगों का माइंड स्पेस है उसमें कास्ट पूरी तरीके से डीपली इंट्रेंच है। तो पिछले 70 साल हो गए, उसके बाद भी जो उनके दिमाग में डीपली इंट्रेंच कास्ट सिस्टम है वो हम वापस बाहर क्यों नहीं निकाल पाए हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आंसर मिला नहीं कि हम बाहर क्यों नहीं निकाल पाए हैं, पर यहाँ पर एक बात पर एक फोकस की गई है कि कैसे हम मार्केट फोर्सेस को यूज़ कर सकते हैं जो सोशल एक्सक्लूजन वाली प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे कि अगर हम देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप जो कल्चर है उससे कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन पूरी तरीके से तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन हाँ यहाँ पर थोड़ा सोशल मोबिलाइजेशन हो सकता है, थोड़ा बहुत एम्पावरमेंट हो सकता है। तो वाइल एंटरप्रेन्योरशिप अलोन इजंट द पेनिशियर टू द कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन और मार्जिनलाइजेशन, लेकिन जो दलित एंटरप्रेन्योरशिप है वो न्यू नैरेटिव है जिसकी वजह से यहाँ पर जो दलित हैं उनका एम्पावरमेंट हो सकता है। ऐसा देखा गया जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो अगेंस्ट जाती है टू द सोशल हायरार्कीज़। इसके अलावा कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं और इससे जो दलित्स हैं वो एक्सप्लॉयटेटिव सोशल ऑर्डर से बाहर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डोमिनेंस है वो सिर्फ फ्यू कास्ट की ही देखी गई है एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर में या बिजनेस और कॉमर्स में, क्योंकि उनके नेटवर्क होते हैं जिसकी वजह से वो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो दलित एंटरप्रेन्योरशिप जो कल्चर आना चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल एड देने की ज़रूरत है। तो इंस्टीट्यूशनल एड यहाँ पर सरकार को देनी चाहिए। तो सरकार क्या करे, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया जैसी स्कीम है। तो माइक्रो स्टडीज़ कंडक्ट हुई थी तो उससे ये पता चला जो दलित्स हैं वो अभी भी कास्ट असाइंड ऑक्यूपेशन में ही यहाँ पर हैं। तो उनको कास्ट असाइंड ऑक्यूपेशन से बाहर निकालने में, उनको एंटरप्रेन्योरियल कल्चर में इंक्लूड करने के लिए यहाँ पर ज़रूरत है जो इंस्टीट्यूशनल एड दी जाए। तो यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन है वो लगभग 16.2% जो प्लॉट्स है वो एससी एंटरप्रेन्योर्स को देता है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव स्कीम है वो लगभग 1 करोड़ का इनिशिएटिव देती है फॉर द एससी एंड एसटी, उनको फाइनेंशियल इंटरवेंशन करके हेल्प करती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं गवर्नमेंट्स करने की तो बहुत कुछ कोशिश कर रही है, लेकिन ऑन द ग्राउंड डिलीवरी नहीं हो पा रही है। अब ऑन द ग्राउंड डिलीवरी नहीं हो पा रही, वो इस वजह से नहीं हो पा रही क्योंकि सोशल और कास्ट बाइसेस हैं। तो इन सोशल और कास्ट बाइसेस को दूर करने की ज़रूरत है। तो इट इज़ एडवाइसेबल कि हमें यहाँ पर मल्टीपल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट लाने चाहिए। इसके अलावा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है एमएनसीज, एफडीआईज, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो थोड़े बढ़ाने चाहिए टू द दलित एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं जो दलित क्लास है उनका यहाँ पर एम्पावरमेंट हो सकता है। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर यूएस की एम्बेसी तो बंद हो चुकी है काबुल में, तो यूएस के जो भी कंसर्न्स है वो अब कतर रिप्रेजेंट करेगा इन अफगानिस्तान। तो कतर एग्रीज टू रिप्रेजेंट यूएस इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अमेरिकन है वो अपनी जॉब्स को क्विट कर रहे हैं। तो ये ग्रेट रेजिग्नेशन का इसको टर्म दिया गया है। अब ये लोग क्यों क्विट कर रहे हैं, क्योंकि इनको और अच्छी जॉब्स चाहिए जहाँ पर इनको ज़्यादा अच्छा पे मिले। इसके अलावा हायर पे की बात की जा रही है, इनको ज़्यादा अच्छी पोजीशन चाहिए जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर क्विट कर रहे हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं। खैर आगे हम चलते हैं। ये आर्टिकल बिल्कुल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि यूएस में इन्फ्लेशन उसका इम्पैक्ट ऑन इंडिया, बिल्कुल भी नहीं ये पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लैंड रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक पद्मा अवार्ड दिया गया है। ये पद्मा अवार्ड दिया गया है रहीबाई पोपरे को, जो कि पॉपुलरली नोन एज द सीड मदर, उनको सीड मदर के नाम से जाना जाता है और वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। तो इनको किस बात के लिए रिकॉग्नाइज़ किया गया, तो इन्होंने लैंड रेसेस को यहाँ पर कंजर्व किया। तो लैंड रेसेस क्या होते हैं, वाइल्ड वेराइटीज़ ऑफ कॉमनली ग्रोन क्रॉप्स। तो बेसिकली जो यहाँ पर कल्टिवेट की जाती हैं क्रॉप्स उसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल उनके जीन्स में कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो लैंड रेसेस रेफर टू नेचुरली अकरिंग वेरिएंट्स ऑफ कॉमनली कल्टिवेटेड क्रॉप्स। तो यहाँ पर जो कल्टिवेटेड क्रॉप्स हैं उनके जो नेचुरली अकरिंग वेरिएंट्स हैं उनको इन्होंने कंजर्व किया। तो लैंड रेसेस वो होते हैं कि नेचुरली अकरिंग वेरिएंट्स ऑफ कॉमनली कल्टिवेटेड क्रॉप्स। तो जो कमर्शियली क्रॉप्स ग्रोन की जाती है उनकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग कर दी जाती है ताकि उनकी ज़्यादा ईल्ड रहे। तो जिसकी वजह से जो नेचुरली अकरिंग वेरिएंट्स है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। तो यहाँ पर इन्होंने उनको कंजर्व किया है। अब नेचुरली अकरिंग वेरिएंट्स की ज़रूरत है। जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कल्टिवेटेड क्रॉप्स में हमने थोड़ी ब्रीडिंग कर दी तो उससे हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गई, तो क्यों ज़रूरत हमें नेचुरली अकरिंग वेरिएंट्स की। हमें नेचुरली अकरिंग वेरिएंट्स की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि जो नेचुरली अकरिंग वेरिएंट्स होते हैं उनके पास अभी भी बहुत सारा जेनेटिक मटीरियल है जो आगे के सोल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी, जो नेचुरली कोई चीज़ होती है तो उसके पास खुद का एक मैकेनिज्म होता है ट्रेड्स डेवलप करने का, जो कि चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस कर सके। यहाँ पर अगर सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके कुछ ट्रेड्स को चेंज कर दिया गया है तो ये जो नेचुरल मैकेनिज्म है वो कम हो जाता है। तो ऐसे में ज़रूरत हमें ऐसे लैंड रेसेस की जिनके अंदर वो नेचुरली मैकेनिज्म अभी भी है, ताकि कोई भी आगे सिचुएशन आए तो उसको लेकर वो इवॉल्व हो सके। तो यहाँ पर ये सारी बातें की गई, इन्होंने लैंड रेसेस को कंजर्व किया। यहाँ पर एक खलबत की बात की गई। तो खलबत क्या है, यूनिक लैंड रेसेस सेंटर ट्राइब्स का। तो खलबत यूनिक लैंड रेसेस सेंटर ट्राइब्स का, और यहाँ पर लैंड रेसेस की इसीलिए ज़रूरत होती है क्योंकि उनका जो जेनेटिक पूल है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा उनके अंदर एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है कि कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आए तो उसके लिए वो खुद के अंदर और भी ट्रेड्स डेवलप कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर हमने किसी क्रॉप्स की सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके उसके ट्रेड्स में चेंज कर दिया है तो उसका जेनेटिक पूल जो है वो कम हो जाता है।
आगे यहाँ पर हम चलते हैं, हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत कम है तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ेगा तभी यहाँ पर जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे वो अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये बोली गई, जो सेसेस हैं उनको भी यहाँ पर डिवाइसिव पूल ऑफ टैक्सेस में लेकर आना चाहिए, क्योंकि जो सेसेस हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर बोला गया कि आर्टिकल 269 और 270 को अमेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर सेसेस और सरचार्जेस को भी यहाँ पर डिविजिबल पूल में लाने की ज़रूरत है। तो डिविजिबल पूल में लाने के लिए यहाँ पर 269 और 270 को भी यहाँ पर अमेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जब होगा वो हम देख लेंगे कि यहाँ पर, क्योंकि अभी तो सेसेस और सरचार्जेस ऐसे डिविजिबल पूल में नहीं आते हैं। अब यहाँ पर आरबीआई ने बैंक्स को ये बोला है कि किसी भी एनपीओ को अगर आप स्टैंडर्ड एसेट्स में क्लासीफाई कर रहे हो तो जब पूरा इंटरेस्ट और पूरा पेमेंट आ जाएगा उसके बाद ही आप यहाँ पर स्टैंडर्ड एसेट्स उसको बना सकते हो। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डायरेक्टेड बैंक्स दैट लोन अकाउंट्स क्लासिफाइड एट एनपीए शुड बी अपग्रेडेड एज स्टैंडर्ड एसेट ओनली जब यहाँ पर पूरा इंटरेस्ट और पूरा प्रिंसिपल पेड हो जाए बाय द बोरोअर। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।